सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है। इसी हरितिमा में मुझे चमकाने के लिए चिपकर बैठता था। तब इस कली की खोज रहती थी, आज उस लघुपन की। परंतु वह तो संजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने इसी कली के बहाने वही मुझे चमकाने होकर आ गया हो। गिल्लू, हेलो बच्चों, आप सोच रही है ना आज सर कौन सा पाठ करने वाले हैं। हाँ, आज हम गिल्लू पाठ को देखेंगे। बच्चों, आधुनिक मीरा नाम से प्रसिद्धि को पाए हुए लेखिका महादेवी वर्मा जी इसे लिखी है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में 24 मार्च 1907 में हुआ। गोविंद प्रसाद वर्मा और हेमा रानी इनके माता पिता हैं। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय में संस्कृत विषय में MA करके उसी विद्यालय में प्राध्यापिका बनकर काम किए। ऐसी महान लेखिका का निधन सितंबर 1987 में हुआ। बच्चों, इनकी प्रमुख रचनाएं इस तरह है: यामा, संध्या गीत, दीपशिखा, नीरजा, निहार तथा अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़िया आदि। इनकी साहित्यिक सेवा के लिए कई पुरस्कार भी मिले हैं। इनकी यामा कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इसके साथ इन्हें शेक्सपियर पुरस्कार, मंगला प्रसाद द्विवेदी पदक आदि भी मिला है। बच्चों, अब हम इस पाठ के प्रमुख अंशों पर प्रकाश डालते हैं। इस पाठ में हम काक पुराण, घर में गिल्लू का प्रवेश, महादेवी जी का उपचार, घर में गिल्लू का कार्यकलाप, गिल्लू के प्रति लेखिका की ममता, गिल्लू का अंतिम दिन आदि विचारों को देखते हैं। बच्चों, साहित्य विधा की दृष्टि से यह पाठ रेखा चित्र है। रेखा चित्र को शायद आप नहीं जानते होंगे। आपको मैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। रेखा चित्र शब्द अंग्रेजी के स्केच शब्द का हिंदी रूपांतर है। जैसे स्केच में रेखाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति या वस्तु का चित्र प्रस्तुत किया जाता है, ठीक वैसे ही शब्द रेखाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसके समग्र रूप में पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। ये व्यक्तित्व प्रायः ये होते हैं जिनसे लेखक
किसी न किसी रूप में प्रभावित रहा हो या जिनसे लेखक की घनिष्ठता अथवा समीपता हो। बच्चों, अब हम रानी दया पर आधारित पाठ गिल्लू को देखेंगे। एक दिन सवेरे मैं कमरे से बरामदे में आकर देखा, दो कौवे गमले के चारों ओर चुआ चुआ खेल रहे हैं। यहाँ काका कुशुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। हमारे पुरखे ना गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के, ना हंस के। पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश उनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। मेरे काक पुराण में बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार के संधि में छिपे एक छोटे जीव पर दृष्टि रोक गई। पास आकर देखा तो एक गिलहरी का बच्चा है, जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा था। कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। कौवे की चोंच के घाव तो उस लघु प्राण को बहुत है। सब लोग कहे कि चोंच के घाव लगने से वह बच नहीं सकता, उसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर कमरे में लाई। रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। कई घंटे के उपचार के बाद मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना आश्वास हो गया कि मेरे उंगली अपने नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोने, सब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। 2 वर्ष वही गिल्लू का घर रहा। गिल्लू अपने कार्यकलाप और समझदारी से सबको विस्मित करने लगा। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। यह क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में रख देती थी। उसी स्थिति में यह कई घंटों तक खड़ा रहकर अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में रहता। गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया। इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने की मुफ्त की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचना भी एक समस्या ही थी।
मेरे कमरे से बाहर जाने के बाद वह अन्य गिलहरियों के साथ हर डाल पर उछलता कूदता रहता। और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आता। मुझे चौंकाने के लिए वह कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे के चमक में और कभी सोनजोई की पत्तियों में। मेरे पास बहुत पशु पक्षी है और उनका लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें गिल्लू अलग ही था। जब मैं खाने के लिए बैठती तो वह मेज पर आकर ताली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे ताली के पास बैठना सिखाया। काजू उसका प्रिय खाद्य था। काजू न मिलने पर अन्य चीजों को भी नहीं खाता। उसी बीच में मुझे मोटर दुर्घटना हुई। आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों में जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता। और फिर किसी दूसरे को देखकर तेजी से लौटता। इन दिनों में काजू भी कम खाता। मेरे अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को हौले हौले सहलाता रहता। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और उस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक भी रहता। गिलहरियों के जीवन अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने ना कुछ खाया ना बाहर गया। पंजे ठंडे हो रहे थे। मैंने हीटर जलाकर उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु वह प्रभात के प्रथम किरण के साथ चिर निद्रा में सो गया। उसका झोला उतर कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक करती रहती है और सोनजोई खेती ही रहती है। सोनजोई के लता के नीचे गिल्लू की समाधि है, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघुघात किसी दिन जुए के कली के रूप में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। बच्चों, अब हम इस पाठ में आए हुए कुछ नए शब्दों के अर्थ को देखेंगे। अचानक, यकायक यानी सडनली। गमला, फूलों के पेड़ या पौधे लगाने का बर्तन यानी पॉट। घाव, जख्म। हौले से, धीरे से। कांच, शीशा। चुन्नट, सिलवट यानी निरिके। सोनजूही, एक खुशबूदार फूल। गिलहरी, मोटे रुए और लंबी पूंछ वाला एक मादा जंतु। अवतीर्ण, उत्पन्न होना, अवतरित होना। काकद्वय, 2 कव्वे। चोंच, पक्षियों के मुख का अग्रभाग। मरहम, औषधि का लेप। झब्बेदार, गुच्छे जैसी। डलियां, छोटी ठोकरी। मनके, मणि। गात, शरीर या देह। कीले, लोहे या
काठ की खूंटी, बरामदा घर के बाहर का भाग, सुराही पानी रखने का बर्तन यानी हूजी। काकभुशुंडी। बच्चों, पुराण कथा में कौवे को पक्षियों के गुरु के रूप में स्वीकार किया गया है। बच्चों, अब तक आपने जो देखा उसमें क्या हुआ? लेखिका बरामदे में आकर देखा तो दो कौवे छुआ छुआवल खेल रहे थे। यहाँ लेखिका कौवे की विशेषता की ओर ध्यान देती है। कौवे को काकभुशुंडी कहा जाता है, जो एक विचित्र पक्षी है, क्योंकि वह एक तरफ समादरित, दूसरी तरफ अनादरित, वैसे ही अति सम्मानित और अति अवमानित पक्षी है। आप तो देखे होंगे, पितृपक्ष में कौवे को भोजन देने का क्रम है। वे अपने पूर्वजों को कौवे के रूप में देखकर उन्हें देते हैं। वैसे श्राद्ध कर्म करने के समय में भी कौवे को बुलाकर भोजन देते हैं। हाँ, दूसरी ओर यदि कौवा काव काव करता है तो उसको अवमान समझते हैं। बच्चों, अचानक लेखिका की दृष्टि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से गिलहरी के बच्चे पर पड़ी, जिस पर दो कौवे आक्रमण करने में तुले थे। कौवे की चोंचों के गाव से लघु गिल्लू निश्चेर सा गमले पर चिपका पड़ा था। तुरंत लेखिका उसे बचाने दौड़ पड़ती है और उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में भी लाती है। रुई से रक्त पोंछकर, पेंसिलिन का मरहम लगाकर घंटों उपचार करती है। 2 बूंद पानी भी पिलाती है। फलस्वरूप 2-3 दिन में वह इतना स्वस्थ हो जाता है कि अपने नन्हे 2 पंजों से लेखिका की उंगली पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगता है। 3-4 महीने में उसके स्निग्ध रोये, जब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगती है। सभी उसे गिल्लू कहकर पुकारने लगते हैं। फूल रखने की एक हल्की डलिया 2 साल तक गिल्लू का घर बनता है। खिड़की पर लटकाए उसे स्वयं गिल्लू झूलता और कमरे के अंदर और खिड़की से बाहर कांच के मनकों सी आंखों से देखा करता था। बच्चों, जब लेखिका लिखने के लिए बैठती तो उसे आकर्षित करने के लिए लेखिका के पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसे तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए न उठती। बच्चों, इस तरह हरकत करने वाले गिल्लू को लेखिका पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघु गात लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से लेखिका के कार्यकलाप को देखा करता। जब जब भूख लगने पर वह चिक चिक करके लेखिका को सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर अपने पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। बच्चों, देखते देखते गिल्लू का प्रथम वसंत भी आ गया। लेखिका उसकी स्थिति समझकर खिड़की से बाहर जाने आने के लिए जगह भी बना देती है। इस तरह गिल्लू बाहर जाकर अन्य गिलहरियों के साथ डालियों पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे अपना घर लौटने का क्रम जारी रखा। बच्चों, तुम्हें पता है, गिल्लू लेखिका को चौंकाने के लिए कभी कभी फूलदान के फूलों में, कभी पर्दे के चुन्नट में
कभी सोन जूही की पत्तियों में छिप जाता और लेखिका को ढूंढने के लिए मजबूर करता था। बच्चों, वर्मा जी के पास बहुत से पशु पक्षी थे, लेकिन गिल्लू उसमें अलग सा बर्ताव करता। जब जब लेखिका खाने के कमरे में पहुंचती, तब गिल्लू भी कमरे से बाहर आकर बरामदा पार कर मेज पर पहुंचता और थाली में बैठकर खाना चाहता, लेकिन लेखिका बड़ी कठिनाई से थाली के पास बैठकर सफाई से खाने के लिए सिखाती है। बच्चों, लेखिका और गिल्लू के बीच बहुत सा लगाव बना रहा था। इसी बीच मोटर दुर्घटना के कारण जब लेखिका को अस्पताल में रहना पड़ा, तब गिल्लू अपना प्रिय खाद्य काजू को खाना ही बंद कर दिया था या थोड़ा खाता था। यही नहीं, जब जब कमरे का दरवाजा खोला जाता, तब तब गिल्लू झूले से उतरकर यह सोचकर दौड़ पड़ता कि लेखिका आ गई है, लेकिन दूसरों को देख उदास होकर लौट पड़ता था। लेखिका की अस्वस्थता के समय गिल्लू तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से लेखिका के सिर और बालों को हौले हौले सहलाता रहता था। यही नहीं, गर्मी के दोपहर में लेखिका के पास रखी सुराही पर लेट जाता और लेखिका के पास में ही रहने के लिए सोचता। बच्चों, गिलहरियों के जीवन की अवधि आदमियों की तरह लंबा नहीं होता, सिर्फ 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया, न वह बाहर गया। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि लेखिका जागकर हीटर जलाकर उसे उष्णता देने के लिए कोशिश भी करती है, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के साथ ही वह चिर निद्रा में सो गया। बच्चों, इस घटना के बाद लेखिका झूला उतारकर रख देती है और खिड़की की जाली बंद भी कर देती है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोन जूही खिलती ही रहती है। बच्चों, सोन जूही की लता गिल्लू के लिए अधिक प्रिय थी, इसलिए लेखिका ने उसकी समाधि उसके नीचे ही बना दी और यह भी सोचती कि किसी वासंती दिन जूही के पीठाब छोटे फूल के रूप में खिल जाने का विश्वास भी लेखिका में थी। वह लेखिका को बहुत संतोष भी देता था। हाँ बच्चों, आपने इस पाठ से यह जान लिया है, पशु पक्षी भावहीन प्राणी नहीं है। वे भी हमारी तरह कभी कभारा हमसे भी अधिक भावानुकूल, विचारवान और सहृदय व्यवहार करते हैं। आज के संदर्भ में जहां मानव के स्वार्थ के कारण पशु पक्षी की जातियां लुप्त होती जा रही है, इससे हमें पता चलता है उनकी रक्षा करने और उनके प्रति प्रेम भाव जगाने की दिशा में हम प्रयत्न करना चाहिए। चलो बच्चों, इससे हम सीख लेते हैं कि आज से हम अपने आसपास में रहे पशु पक्षियों को प्रेम से देखेंगे, प्यार से बर्ताव करेंगे।